हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट फिक्सर। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक पढ़ लिया है तो ट्राई करना, आप पहले वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, एक बार खुद से ट्राई करके देखो और फिर जो भी डाउट हो वो मेरे साथ क्लियर करते जाओ। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इज। जो एक एंथर का स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अब जो एंथर होता है, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। एंथर ऐसे बायलोब स्ट्रक्चर होता है। एक एंथर में दो लोब प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गया बायलोब। और हर एक लोब के अंदर, अगर हम माने कि ये एक लोब है तो इसके अंदर ऐसे दो थीका प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गया डायथीकस। Diathecus term is for one lobe and bilobe term is for whole anther. तो बेसिकली एंथर एक बायलोब डायथीकस स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम इस एंथर को ऐसे बीच से काट के और फिर देखें तो ये ऐसे करके एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की तरह होता है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हमने ऐसे दोनों लोब्स को, ये जो है ये दोनों लोब है, इनको ऊपर से ऐसे काट के देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर्स में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बने होंगे। एक होल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि पूरा एंथर का स्ट्रक्चर एक बार में कवर हो जाए। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ टिश्यू होंगे जो मैच्योर होने पे माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेते हैं और उन्हीं से आगे पोलन ग्रेन बनता है। तो पोलन ग्रेन भी इसी माइक्रोस्पोरेंजिया वाले स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो बस इतना ही था कि एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो आंसर हो गया 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो क्या आपको ये पूरा स्ट्रक्चर एंथर का समझ आया? ये हमने एंथर बनाया, इसके 2 लोब बनाए, एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं तो इसलिए इसको डायथीकस बोलते हैं। और जब अगर ऐसे एंथर को पूरा काट के ट्रांसफर सेक्शन करके देखा जाए तो एंथर एक्चुअल में ऐसा दिखता है, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर भी लिख देती हूँ। और इसके हर कॉर्नर में 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, हर कॉर्नर में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो एक पूरे एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। और अगर एक लोब में पूछा जाए तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। Which of the following is the correct sequence of wall layers from outermost to innermost in a microsporangium? अब जो हमने कॉर्नर्स के अंदर अभी माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया था उसमें एक्चुअल में, मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, इस एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर कुल 4 लेयर्स होती है। सबसे इसके बिल्कुल साथ वाली माइक्रोस्पोरेंजिया के बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर होती है वो टेपेटम। इसके जस्ट बाहर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, उनको बोलते हैं मिडल लेयर। फिर मिडल लेयर के बाहर एंडोथीसियम और सबसे बाहर एपिडर्मिस। तो हमें पूछा है आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। अब
बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू करूं, यहाँ से ऐसे, तो सबसे बाहर एपिडर्मिस आ रही है और एपिडर्मिस ये रहा और ये रहा, तो बी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम, टेपिटम नहीं, आंसर बी हो जाएगा। एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपिटम। अब मैं आपको इसको याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। एपिडर्मिस, आप जहां पे भी आउटर मोस्ट लेयर सुनोगे, ज्यादातर चीजों में आपको एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ही दिखेगी। तो ये तो बेसिक सी चीज हो गई, ये आप ऐसे ही याद रख लो। आप ट्रिक से याद कर सकते हो, EEMT, EEMT मतलब EEMT मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, EEMT। और ये बाहर से अंदर की तरफ है, आउटसाइड टू इनसाइड। अब अगला क्वेश्चन, इन एनाट्रोपस ओव्यूल द हाइलम रिप्रेजेंट्स। जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइलम क्या होता है? ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। ए माइक्रोपाइलर ओपनिंग, जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, टिप ऑफ न्यूक्लियस एंड ओपनिंग बिटवीन इंटेगुमेंट्स। ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। हमसे पूछा है हाइलम, लेकिन हम हाइलम के साथ एक बार ये सारे पढ़ के रिवाइज करेंगे। पहले फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक स्टाक होती है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करती है। मतलब ओव्यूल क्या होता है, वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो ओवरी से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, और उस प्लेसेंटा से ओव्यूल का ये वाला पार्ट कनेक्ट करता है फ्यूनिकल। नहीं आया समझ? ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल को मान लो यहाँ पे ये फ्यूनिकल है, ये ऐसे करके बना है। ये ओवरी से यहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहेगा, जो ओव्यूल और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है। तो ये ओव्यूल का फ्यूनिकल वाला पार्ट प्लेसेंटा से अटैच होता है। अब इसको हटाते हैं। अब दूसरी चीज है हाइलम। ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल और इस फ्यूनिकल, ये ओव्यूल और ये फ्यूनिकल के बीच में यहाँ जो रीजन प्रेजेंट है ये होता है हाइलम। तो दिस इज बेसिकली अ जंक्शन बिटवीन हाइलम एंड ओव्यूल। The region where funicle fuses with the body of ovule, ये ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के साथ यहाँ पे मिक्स हो रही है, फ्यूज हो रही है, उस रीजन को हाइलम बोलते हैं, या फिर जंक्शन बिटवीन हाइलम एंड ओव्यूल। अब इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब दूसरे पार्ट्स भी देख लेते हैं। ये इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेजेंट है ये है माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइल, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। तो उसके अपोजिट ये जो बेस वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट, इसको बोलते हैं चलाजल पोल। अब बाहर की जो लेयर्स हैं, यहाँ पे बाहर वाले जो लेयर्स हैं ये होते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स दो तरह की, आउटर और इनर। तो दो इंटेग्यूमेंट लेयर प्रेजेंट है। इंटेग्यूमेंट लेयर्स के अंदर एक्चुअल में ये लेयर्स प्रोटेक्टिव नेचर में होती है, प्रोटेक्ट करती है ओव्यूल को, प्रोटेक्टिव। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, सेल्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस के। वो क्या करते हैं, उनका मेन काम होता है फूड रिजर्व करना, ताकि न्यूक्लियस के अंदर जो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक है ये, विच इज बेसिकली फीमेल गेमेटोफाइट। अभी मान लो ये एक यंग ओव्यूल है, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट है। जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के साथ मेल गैमेट आके फ्यूज करेगा, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा
यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनेगा उससे प्रोटेक्शन और उसके न्यूट्रिशन का ध्यान कौन रखेगा? ये न्यूक्लियस सेल्स उसे फूड प्रोवाइड कराएगा ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो ठीक है, ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई आपको। ये जो स्टॉक लेग स्ट्रक्चर है ये है फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज करता है, अटैच होता है हाइलम पे, जिसको जंक्शन भी बोलते हैं हाइलम और ओव्यूल के बीच में। सॉरी, हाइलम नहीं है, ये जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। फ्यूनिकल जंक्शन तो हाइलम है, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में। यहाँ पे है माइक्रोपाइलर पोल, उसके अपोजिट में है चलाजल पोल। बाहर वाले लेयर्स को बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, उसके अंदर है इनर इंटेग्यूमेंट और उसके अंदर में न्यूक्लियस है जो एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसमें फूड रिजर्व होता है। और इस न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर सेंटर में प्रेजेंट है एम्ब्रियोसाइट जो है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके साथ आके मेल गैमेटोफाइट फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो इतनी बातें एकदम क्लियर है। और एक छोटी सी बात, ये न्यूक्लियस जो है, ये मैंने बनाया ऐसे, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर में ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है बिल्कुल, लेकिन इस जगह पे माइक्रोपाइल की जगह पे जो न्यूक्लियस है उसके बाहर तो इंटेग्यूमेंट नहीं है। ये देखो, इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई भी इंटेग्यूमेंट लेयर नहीं है, तो दिस इज माइक्रोपाइल, जहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर इंटेग्यूमेंट नहीं होती, उस टिप को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, मेन क्वेश्चन ये था कि हाइलम क्या होता है। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से। हमने पूरा डायग्राम अच्छी तरह स्टडी कर लिया है, अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। हाइलम पूछा है, क्या होता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, सिंपल। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द ओव्यूल इज हैप्लॉइड? एक ओव्यूल के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर में से हैप्लॉइड कौन सा है? आपने अभी इन सब के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियस, इंटेग्यूमेंट्स, मेगास्पोर, मदर सेल, ये सब। तो ये सब ओव्यूल के पार्ट है, नो डाउट। लेकिन इनमें से डिप्लॉइड कौन से हैं और हैप्लॉइड कौन से हैं? और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि कौन सा डिप्लॉइड है और कौन सा हैप्लॉइड है। न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट्स, ये दोनों तो क्या है, ये ओव्यूल के ही पार्ट है। सबसे पहले ओव्यूल क्या है? ये एक स्पोरोफिटिक पार्ट है। स्पोरोफिटिक क्या मतलब हुआ इसका? स्पोरोफिटिक क्या होता है? एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, जो मियोसिस करके, जिसमें मियोसिस होगा, उसके बाद गैमेटोफाइट बनेगा। अब मियोसिस के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है, और सबसे पहला वाला जो मियोसिस होता है, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा, अपना यहाँ पे गैमेटोफाइट बना है, ये हैप्लॉइड होगा। और इस प्लांट बॉडी के जितने पार्ट होंगे वो डिप्लॉइड होंगे। तो न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट्स तो डिप्लॉइड है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेगास्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉइड है। जो हमने न्यूक्लियस अभी पढ़ा था उसके अंदर एम्ब्रियोसाइट, एक्चुअल में क्या होता है, जो यंग एक ओव्यूल होता है उसमें मेगास्पोर मदर सेल्स, बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेल क्या करते हैं, मान लो ये एक मेगास्पोर मदर सेल है ओव्यूल के अंदर, ये आगे डेवलप होके, ये अभी यंग स्टेज पे है, ठीक है। अब आगे इनका डेवलपमेंट जब होता है तो इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और ये मियोसिस स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मियोसिस होने के बाद क्या होता है, मान लो मियोसिस 1 हुआ तो एक सेल, तो आपको पता है मियोसिस होने के बाद एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स।
तो ये जो सेल है पेरेंट सेल, इसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। अब यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ है, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें एक डिप्लॉयड सेल में जब डिवीजन होता है मियोसिस, तो वहां पे प्लॉइडी कम हो जाती है। ये डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बन जाएंगे। तो ये दोनों सेल जो हमारी डॉटर सेल हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। और ये डॉटर सेल एक्चुअल में क्या है, मेगास्पोर्स। अभी मियोसिस 1 हुआ था, अब नेक्स्ट होगा मियोसिस 2, और उसके बाद भी हर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। इसके भी 2 बनाए हैं और इसके भी 2 डॉटर सेल बनेंगे। मैं बीच से ये जो एन लिखा है इसको अभी हटा रही हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं इसके अंदर ही मेंशन कर रही हूँ ये दोनों हैप्लॉइड सेल, बिकॉज दीज आर डॉटर सेल्स ऑफ दिस मेगास्पोर मदर सेल। अब अगर एक सेल जब वो हैप्लॉइड बन गया, हैप्लॉइड सेल, क्या और फर्दर डिवीजन होने के बाद जो डॉटर सेल बन के आए हैं उनकी प्लॉइडी और कम हो सकती है? नहीं, दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड सेल्स। ये चारों की चारों भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। इसीलिए जो मियोसिस 2 डिवीजन होता है, मियोसिस 2, ये एक्चुअल में इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब इक्वेशन बनी रहती है, जो प्लॉइडी अपनी पेरेंट सेल की हुई उसी के इक्वल प्लॉइडी डॉटर सेल्स की होगी। तो यहाँ पे सब के सब हैप्लॉइड सेल्स हैं। अब ये यहाँ पे फंक्शनल क्यों लिखा है? एक्चुअल में क्या होता है, जब ये मेगास्पोर्स बन जाते हैं, ये जो चारों अपनी सेल्स निकल के आए हैं, ये है मेगास्पोर्स। अब इनमें से जो 3 होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। ओनली 1 बिकम फंक्शनल, which will further grow into a female gametophyte। एक एम्ब्रियो सैक बनाएगा ये वाला सेल आगे जब ग्रो होगा तब। सो दिस इज फंक्शनल, और ये सब के सब डीजनरेट हो गए। ये क्रॉस निशान लगाया क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ ये डीजनरेट हो जाएंगे। तो फाइनली हमें पता चल गया जो अपना फंक्शनल मेगास्पोर सेल होता है, मेगास्पोर, दैट इज हैप्लॉइड। और अगर ये फंक्शनल नहीं भी लिखा हो तब भी ये भी तो सारे हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये भी हैप्लॉइड सेल्स हैं। दिस ऑल आर मेगास्पोर्स, ओके। लेकिन जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, क्योंकि वो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनने वाली है आगे मियोसिस करके। एंड दीज आर द सेल्स अराउंड मेगास्पोर मदर सेल। तो ये ओव्यूल के पार्ट है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के पार्ट है, तो ये भी सारे डिप्लॉयड होंगे। सो आवर फाइनल आंसर इज फंक्शनल मेगास्पोर। इतना समझ आने के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन, द टिपिकल मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज। एक एम्ब्रियो सैक जो फुल्ली मैच्योर है उसमें कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं? बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूछा है एक एम्ब्रियो सैक के अंदर। सो आई एम ड्रॉइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्ब्रियो सैक हियर। ये अपने ऐसे करके हो गया एक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहाँ पे दिस इज चलाजल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। अब क्या होता है, चलाजल एंड पे 3 सेल होते हैं, ये मैंने बनाए 3 सेल, सब में 3 सेल हो गए, 1 2 3, और सबका अपना अपना एक न्यूक्लियस,
तो ये बन गए 3 न्यूक्लियस और 3 सेल्स। सो दीज सेल्स आर एंटीपोडाल सेल्स। तो यहाँ पे टोटल 3 एंटीपोडाल सेल्स हो गए विथ 3 न्यूक्लियस। नीचे भी 3 सेल्स होते हैं, ऐसे करके बना दिया है। इनके भी सबके अपने अपने न्यूक्लियस हैं, लेकिन ये 2 सेल जो है कॉर्नर वाले 1 और 2, ये सेल्स है सिनर्जिड्स, और ये जो बीच वाला है ये है एग सेल। इनके भी सबके अपने अपने न्यूक्लियस है। तो अभी तक 6 सेल और 6 न्यूक्लियस हो गए। अब बारी है एक और सेल की। यहाँ पे बीच में मिडल में एक और सेल होगा जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। इस एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेच्योर एम्ब्रियो सैक। एक टिपिकल मेच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? चलाजल एंड पे क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 एंटीपोडाल्स विद 3 न्यूक्लियस। माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं 3 सेल्स, 2 कॉर्नर वाले सिनर्जिड्स एंड बीच वाला एग सेल, और बिल्कुल मिडल में होता है सेंट्रल सेल विद 2 न्यूक्लियस दैट आर पोलर न्यूक्लियाई। तो होप आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एक एक चीज एकदम ध्यान से बताई है। ये रिवाइज होने के बाद स्कोप ही नहीं बचता कि आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर ना आए। सिर्फ एक क्वेश्चन, हमें 2 वर्ड क्वेश्चन बताना था, मैं आपको सीधा बता के खत्म कर सकती थी कि इसमें इतने सेल्स होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपरली सारे सेल्स को ड्रॉ करके एकदम काउंट कर करके बताया है। और तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है अभी के अभी। लेकिन आपको ये चीज प्रॉपरली 8 सेकंड में याद आ जानी चाहिए कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है, ना कि 8 सेल और 7 न्यूक्लिएट। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस चीज का अभी रट्टा मार लो एकदम, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए कि कौन सा सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कितने न्यूक्लियस उसमें होते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। 6th क्वेश्चन, द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज। मैंने अभी आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में बताया था कि एक जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल और दीज आर 4 मेगास्पोर्स। वहां पे मैंने आपको प्रॉपर दोनों डिवीजन करके बताए थे कि किससे क्या प्लॉइडी आएगी, किससे क्या डिवीजन होके बनेगा। मैंने यहाँ पे चारों की चारों एकदम एक साथ लिख दिए। दीज आर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स एंड दिस इज डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। इसमें 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। उसके बाद ये मेगास्पोर्स बनते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 3 सेल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, दीज आर डीजनरेटेड। और इनमें से कोई एक सेल सिलेक्ट होता है कि वो आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाएगा, और वो एम्ब्रियो सैक कैसे बनाएगा ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बना के कि कौन कौन से सेल्स होंगे, कैसे होंगे। ये सारे सेल्स जो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होते हैं वो इसी सेल से बनते हैं। दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर, इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि ये फंक्शनल है, इसने कुछ फंक्शन किया है, इसने आगे पार्ट लिया है एम्ब्रियो सैक बनाने में। अब पूछा जा रहा है कि इस मेथड को क्या बोलते हैं कि 3 सेल तो डीजनरेट हो जाए और एक फंक्शनल हो जाए। तो इस मेथड को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मीन्स 1, स्पोरिक मीन्स स्पोर, मोनोस्पोरिक एक स्पोर से पूरे
एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो गया। दिस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नो डाउट कि ये सारे मेथड्स भी डेवलपमेंट के देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जिन प्लांट्स को हम स्टडी कर रहे हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को। सो यू हैव टू रिमेम्बर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कि भाई एक मेगास्पोर मदर सेल था जिसमें डिवीजन हुआ, उसने 4 मेगास्पोर्स बनाए, उनमें से 3 डीजनरेट हो गए और एक फंक्शनल हो गया। दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एंड दिस इज द मेथड ऑफ रिवीजन एंड स्टडी प्रॉपरली। बार बार मैं इस चीज को रिपीट किए जा रही हूँ। मैंने इसी क्वेश्चन को एक को बताते हुए कम से कम 6-7 बार मोनोस्पोरिक वर्ड बोलती हूँ। अब तक तो आपको सुन सुन के याद हो गया होगा। एंड दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ रिवीजन। आपको बार बार रिवाइज करते रहना है अलग अलग चीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। 7th क्वेश्चन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर always cross pollinated, always autogamous, always insect pollinated और always wind pollinated। किस तरह के फ्लावर्स होते हैं ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर? देखो, आप ऑटोगैमस पॉलिनेशन 2 टाइप के फ्लावर्स पढ़ते हो। एक तो क्लिस्टोगैमस और दूसरा चेस्मोगैमस। पहली बात तो ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर पोलिनेशन होगा लेकिन सेम फ्लावर। एक प्लांट है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट होंगे। उन दोनों में जो पोलिनेशन होगा दैट इज ऑटोगैमस। अब क्या होगा, या तो वो फ्लावर ओपन हो सकता है जिसको बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, जिसमें ओपन फ्लावर होता है, या होगा वो क्लिस्टोगैमस जिसमें क्लोज्ड फ्लावर होता है। अब ओपन और क्लोज्ड का क्या मतलब हुआ? क्लोज्ड मतलब बिल्कुल क्लोज, जैसे आप एक फ्लावर बड देखते हो ना ऐसे, जिसको कली बोलते हैं। तो क्या होगा, ये जो एंथरोस्टिग्मा है, हम एक ओपन फ्लावर में तो देख सकते हैं ओपनली, लेकिन एक फ्लावर बड के अंदर भी एंथरोस्टिग्मा होते हैं। तो जो फ्लावर एकदम बंद रहता है, क्लोज रहता है, उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब जो पोलिनेशन होना है वो भी इसके अंदर जो एंथरोस्टिग्मा है उन्हीं के बीच में होना है। क्या यहाँ पे कोई पोलिनेटर चाहिए? नहीं। क्या यहाँ पे कभी क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बंद है। कौन पोलिनेटर आके इसको पोलिनेट करेगा? कहां से इसका क्रॉस पोलिनेशन होगा? इसमें ऑलवेज सेल्फ पोलिनेशन होगा, ऑलवेज। इसलिए इसको बोलते हैं इनवेरिएबली ऑटोगैमस। मतलब हमेशा इसमें ऑटोगैमस होगा, हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो इतनी जानकारी के बाद क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है? पूछा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं? ऑलवेज क्रॉस पोलिनेटेड? नो। ऑलवेज ऑटोगैमस, एग्जैक्ट। इंसेक्ट विंड? नहीं, इसमें पोलिनेटर तो इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज क्लोज होता है, उसमें पोलिनेटर नहीं इन्वॉल्व होता, क्रॉस पोलिनेशन भी नहीं हो सकता, हमेशा ऑटोगैमस होता है, हमेशा उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। और एक बात, जब वो फ्लावर बंद है उसके अंदर पोलिनेशन आसानी से हो सकता है। क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी पोलिनेशन होने में? एक बंद फ्लावर के अंदर वहीं पे एंथर प्रेजेंट है, वहीं पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो क्या उसमें कोई दिक्कत होगी? पोलिनेशन में नहीं होगी। वहां पे हमें मिलेगा अशोर्ड सीड सेट, मतलब वहां पोलिनेशन होगा ही होगा, वहां पे सीड बनेगा ही बनेगा। दिस इज द फीचर ऑफ ए क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये सारी खूबियां एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर की।
और दूसरी तरफ है अपना ओपन फ्लावर, चेस्मोकेमिस्ट्री से बोलते हैं। इसमें भी सेल्फ पोलिनेशन होगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही करते हैं, तो आएगा तो ये ऑटोगैमस की कैटेगरी में, सेल्फ पोलिनेशन होके, लेकिन ये ओपन होता है। तो क्या यहाँ पे ऑटोगैमस पोलिनेशन एकदम क्लियर है? चलो एक छोटी सी बात और रहती है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वायोला, जिसको कॉमन पैंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस एंड कमेलिना, ये 3 एग्जाम्पल है चेस्मोगैमस फ्लावर के। ठीक है, नाउ ऑटोगैमस पोलिनेशन इज ऑल क्लियर। अगला क्वेश्चन ये भी पोलिनेशन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन टाइप्स is genetically similar to autogamy but requires an external pollinator। अब पूरा ब्रॉड टॉपिक ही कर लेते हैं पोलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे बताना सब कुछ ही पड़ेगा। ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर में पोलिनेशन होता है, एक ही फ्लावर के अंदर स्टिग्मा और एंथर में पोलिनेशन। जिटोनोगैमी में सेम प्लांट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही प्लांट पे बहुत सारे फूल लगे हैं और वो उन्हीं आपस में उन फूलों के बीच में पोलिनेशन हो रहा है। और इसमें क्या होता है, प्लांट ही डिफरेंट हो जाता है, किसी और प्लांट का एंथर किसी और प्लांट की स्टिग्मा के साथ पोलिनेशन, दैट इज जीनोगैमी। तो डिफरेंट प्लांट होने के कारण क्या ये जेनेटिकली डिफरेंट नहीं हो गए? जेनेटिकली डिफरेंट हो गए, एग्जैक्टली। ठीक है, क्या यहाँ पे विदाउट पोलिनेटर पोलिनेशन हो सकता है? नहीं, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होना ही पड़ेगा। तो जीनोगैमी में क्रॉस पोलिनेशन होगा और ये जेनेटिकली डिफरेंट होगा, इतनी बात क्लियर है। अब ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, इनमें सेम बात क्या है, इनमें कॉमन बात है, सेम फ्लावर, लेकिन फ्लावर सेम मतलब प्लांट भी सेम। यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट हो गया, फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है, तो क्या ये जेनेटिकली सेम नहीं हो गए? दीज आर जेनेटिकली सिमिलर। ये बात, ये जो पॉइंट है दोनों पे एप्लीकेबल है, जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी पे। ये तो हो गई कॉमन बात, बट एक बात डिफरेंट भी है। ऑटोगैमी में क्या होता है, इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेम ही फ्लावर है, अपने आप हो जाता है, यहाँ पे कोई पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जिटोनोगैमी में क्रॉस पोलिनेशन होता है। देखो, सेल्फ पोलिनेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं ना, वो बिल्कुल पास पास होने चाहिए एक दूसरे के, बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर। अब ऑटोगैमिस में तो ये प्रॉब्लम एकदम क्लियर है उनका, क्योंकि ये सेम फ्लावर में हो रहा है, एंथर और स्टिग्मा एकदम पास पास है, पोलिनेशन अपने आप से हो जाता है, वहां पे सेल्फ पोलिनेशन हो पाता है, क्रॉस पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन जिटोनोगैमी में ऐसा नहीं है, इसमें एक ही प्लांट में अलग अलग जगह पे 2 फ्लावर प्रेजेंट है, वो उनके एंथर और स्टिग्मा इतने भी पास नहीं है कि वो खुद से पोलिनेशन कर सके, वहां पे सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वहां पे पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो उनका क्रॉस पोलिनेशन करवाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पोलिनेशन के सारे टाइप्स और उनके फीचर्स। ऑटोगैमस पोलिनेशन इज प्योरली सेल्फ पोलिनेशन विद इन अ सेम फ्लावर। जिटोनोगैमी इज प्योरली क्रॉस पोलिनेशन with involvement of a pollinator
बट दैट इज जेनेटिकली सिमिलर क्योंकि सेम प्लांट है. एंड जीनोगैमी इज इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्लांट, तो जेनेटिकली भी डिफरेंट हो गया और क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही होगा. तो ऑटोगैमी और जीनोगैमी का फंडा तो एकदम क्लियर है, लेकिन जिटोनोगैमी जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये जेनेटिकली सिमिलर होता है. सो क्वेश्चन फिर से रीड कर रही हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन टाइप्स इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी? तो कौन सिमिलर है ऑटोगैमी की? जिटोनोगैमी. बट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल पॉलिनेटर, और इसे एक्सटर्नल पॉलिनेटर भी चाहिए टू परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन. सो आंसर इज जिटोनोगैमी. आफ्टर दिस होल डिस्कशन देर इज नो पॉइंट कि आपको ये पॉलिनेशन वाला टॉपिक नहीं समझ आया होगा. देखो हर क्वेश्चन में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन आप ये भी देखो कि हर टॉपिक एक क्वेश्चन के अंदर पूरा टॉपिक, उसके टाइप्स, उसके एग्जांपल्स, सब कुछ, उसके सारे फीचर्स क्लियर हो रहे हैं. और ऑटोगैमी के अंदर की बात तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही कर ली, इसके दोनों पार्ट हमने पढ़ लिए, क्लिस्टोगैमिस, चेस्मोगैमिस, तो वो तो अब दोबारा बताने का पॉइंट नहीं है. सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन.